गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पाठ 15 नीलकंठ। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बच्चों इस पाठ को शुरू कर दिया था और पेज नंबर 113 113 पेज नंबर पे हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था हमें वहाँ से पढ़ना था। हम लोगों ने इस पाठ में देखा था बच्चों कि जो नीलकंठ नाम का मोर होता है वो किस प्रकार पूरे जाली घर में सारे जीव जंतुओं का वो सेनापति बन जाता है, सबका देखभाल करता है और सबका चहेता बन जाता है। और महादेवी वर्मा किस प्रकार जब वो छोटे होते हैं दोनों तीतर के समान लगते हैं, दोनों पक्षी दोनों शावक पक्षी तीतर के समान लगते हैं, किस प्रकार वो लाती हैं अपने यहाँ, उनकी देखभाल करती हैं और फिर बड़ा होने पे उन्हें जाली घर में पहुँचा देती हैं। तो इन पक्षियों की अभी तक उन्होंने विशेषता बताई है कि क्या क्या चीज़ें हुई पूरे जाली घर में। और उनके जब महादेवी वर्मा उनको लाती हैं अपने घर तो लोग उन्हें बोलते हैं कि ये मोर नहीं, मोर के बच्चे नहीं हैं, ये कोई तीतर है और तुम ठग ली गई हो। तो इस पे महादेवी वर्मा उन सबका बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। जैसे ही ये सब बड़े होने लगते हैं तो महादेवी वर्मा का एक छोटा सा जाली घर होता है जिसमें उन्होंने जितने भी पशु पक्षी को पाल रखा था उनको उसी में छोड़ देती थी, सब साथ रहते थे। और उसमें लक्का नाम का कबूतर होता था और खरगोश होता था, खरगोश के बच्चे हुआ करते थे और भी सारे पशु पक्षी रहा करते थे। तो धीरे धीरे नीलकंठ अपनी सारी प्रतिभाओं से महादेवी वर्मा का मन एकदम मोह लेता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पेज नंबर 113 पे लिखा है कि महादेवी वर्मा को उसका जो नृत्य था वो इतना भाता था, वह समझ गया था कि उसका नृत्य मुझे भाता है यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयादिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। मतलब कई विदेशी महिलाओं समझती थी जो महादेवी वर्मा के साथ आती थी उनके घर, तो वो समझती थी कि ये क्या कर रहा है, हमारा आदर कर रहा है, मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि डेली का काम था। जैसे ही महादेवी वर्मा जाली घर के पास पहुँचती थी वो दौड़ के आता था और नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता था और डांस करने लगता था। तो उनके साथ जो और उनके गेस्ट आए थे महादेवी वर्मा के, उनको लगता था कि ये हमारा रिस्पेक्ट कर रहा है, उनको भी बहुत अच्छा लगता था और उन लोगों ने नीलकंठ का नाम रख दिया था परफेक्ट जेंटलमैन। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। विषधर मतलब सांप ना। तो जिस पैनी चोट से उसने सांप को खंड खंड करके मार डाला था, उसी चोंच से उनके हाथों में रखी चने को वो इतनी प्रेम से खाता था, कोमलता से हौले हौले खाता कि उनको हंसी आती थी महादेवी वर्मा को और आश्चर्य भी होता था कि ये वही नीलकंठ है जिसने इस जहरीले सांप को मार डाला और इतने आराम से मेरे हाथों में चने और भुजे हुए चने ये सारी चीज़ें खाता है। फलों और वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। पुष्पित मतलब पुष्प से भरा हुआ, पल्लवी मतलब पत्तों से पूरा ढका हुआ से वृक्ष भाता था। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे। सुनहरी मंजरी मतलब होता है फल, मंजरी मतलब होता है बच्चों फल। तो बसंत के मौसम में जब मंजरियों से लद जाते थे पेड़, तो अशोक के नए लाल पल्लों से ढक जाता था। तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। उसे नहीं अच्छा लगता था कि फलों से लदा हुआ पेड़, उसे पुष्पित और पल्लवित पेड़ अच्छे लगते थे। नीलकंठ को राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। नीलकंठ और राधा की जो सबसे प्रिय ऋतु थी, मौसम था, वो क्या था? वर्षा। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई
मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। जैसे ही बादल उमड़ते थे, लगता था कि अब बारिश होगा, तो उन लोग को पहले ही आहट मिल जाता था और अपनी मंद केका यानी अपनी आवाज़ से वो एक दूसरे को बुलाते थे और जैसे लगता था कि तैयार हो जाते थे कि अभी बारिश होगी और वो लोग पानी पिएंगे बारिश का, यानी पान या सोपान करेंगे उसका। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नित्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नित्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मद्र से मद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। अभी तक सारा माहौल अच्छा चल रहा है, दोनों प्रसन्न हैं, वर्षा ऋतु दोनों को पसंद है और महादेवी वर्मा भी उन लोग को पसंद करती हैं। तो मेघ आते हैं, दोनों आराम से डांस करते हैं। वर्षा के थम जाने पर जब पानी बरसता है तो उन लोग के पंख पूरे भीग जाते हैं। उसको वो लोग कैसे सुखाते थे, एक दूसरे के पंखों पर चिपका हुआ जो पानी था उसको चोंच से पी पी कर सुखाते थे और कभी कभी पंख फैलाकर भी सुखाते थे धूप में ताकि वो सूख जाए। ठीक है, इस आनंद उत्सव, इस आनंद के उत्सव में यानी खुशी के उत्सव में कि रागनी बेमेल स्वर मतलब मैच नहीं करता हुआ एक ऐसा स्वर मतलब इशारा कर रहा है कि कब कुछ घटना होगी, कोई आएगा, इन लोगों के बीच में कोई आएगा, ऐसा बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। यानी एक कहानी भी और भी आगे घटेगी जिससे पता चलता है कि इन लोग का जो आनंद का उत्सव था, खुशी का जो उत्सव था, उसमें कौन सी ट्रेजेडी, कौन सी कहानी, दुखद कहानी घटती है। तो लिखा है, एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा। महादेवी वर्मा बोल रही हैं कि फिर वापस जाती हैं जहाँ से उसने मोर को खरीदा था, उस जगह का नाम था नखास कोना। तो एक दिन बोलती है कि मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार रोक दी। बड़े मियाँ जैसे पहले एक बार रोके थे कार, वैसे ही रोक देते हैं उनके सामने। ठीक है, इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की बिरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। सोच के गई होती है महादेवी वर्मा, ठान के गई होती है कि इस बार मैं किसी पिंजरे की तरफ नहीं देखूंगी, नहीं तो फिर मेरा मन फिर खरीदने को कर देगा किसी पक्षी को। और तो वो क्या करती है, ध्यान लगाई रहती है बड़ी मियाँ के ऐनक की तरफ कि मेरा ध्यान एक जगह लगा रहेगा तो मैं पिंजरे की तरफ नहीं देखूंगी। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। तभी बड़ी मियाँ के पैर के पास उनकी नज़र पड़ती है और एक पिंजरा पड़ा था जिसमें एक मोरनी पड़ी थी। वो उस पर से अपना ध्यान नहीं हटा पाती है। क्यों नहीं हटा पाती है? मोरनी राधा के समान ही थी, उसके मुंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। उसके पंजे पे जो उंगलियां थी वो टूट के एक के ऊपर चढ़ गई थी, यानी पैर के जो पंजे थे उसके टूट चुके थे उस मोरनी के, और वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए महादेवी वर्मा का ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता है। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी, फिर वो बोलना शुरू करते हैं। बड़े मियाँ जैसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए गुरुजी, कम वक्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़ियाँ पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पटक देता। पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ ना, मोरनी बेचने का एक नया तरीका वो कैसे बोल रहे हैं कि आपसे मैं कैसे कहूँ ले जाने के लिए, मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि आप इसे खरीद लीजिए। शानांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। अब अंत में महादेवी वर्मा उसके 7 रुपये देती हैं और अपनी कार की अगली सीट पर रखवा कर उसे घर ले आती हैं। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। अब उसकी पैरों की देखभाल करती है महादेवी वर्मा अपने कमरे में रखकर उसके, और उनका कमरा एक बार फिर से अस्पताल बन जाता है। ठीक है, पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी।
तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप भाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, पर अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने को दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और वह किसी को नीलकंठ के समीप नहीं आने देना चाहती थी। उसका स्वभाव कुब्जा जैसा था। कुब्जा मतलब जिसका कुबर निकला होता है। और क्या होता है कि वह नीलकंठ और राधा को जब भी साथ देखती थी तो मारने को दौड़ती थी। और राधा की कलगी जो ऊपर मोर के ऊपर बने होते हैं ना, सिर के ऊपर जो कलगी, उसकी भी वो नोच डालती है, पंख उसके नोच डालती है राधा की। और नीलकंठ वो हमेशा उससे दूर भागता था, लेकिन वो नीलकंठ के पास रहना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। जीव जंतुओं से, बाकी के जीव जंतुओं से उससे कोई मित्रता नहीं थी। जो भी जीव जंतु नीलकंठ के पास आते थे वो सबको मारने को दौड़ती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए थे, जिनको पंखों में छिपाए बैठी थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और अंडे फोड़कर ऊन जैसे पैरों से सब वो छितरा दिए। राधा को भी ढकेल देती है और उसके अंडे तोड़ के पैरों से फेंक देती है। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। राधा से दूर होता है नीलकंठ और उसकी जो खुशी होती है, उसकी प्रसन्नता होती है, वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, अंत हो जाता है। यानी अब नीलकंठ बिल्कुल उदास होने लगता है। कई बार वो जाली घर से भाग निकला। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की की शेड पर छिपा था। अब महादेवी वर्मा उसको ढूंढती हैं, कहीं वो इधर छिपता है, कहीं उधर छिपता है। तो मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी। अब ठीक से खाना नहीं खाता था, आंखों में शून्यता रहती थी, ये हमेशा वो मासूम अब बना रहता है एकदम। और उसकी चाल में थकावट थी, क्योंकि उसको वीकनेस हो गई थी, कमजोरी हो गई थी और बिल्कुल मायूस सा रहने लगा था वो। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सभी में मेल हो जाएगा। अब पक्षियों में क्या बातें चल रही हैं, उनकी भावनाओं को शायद ठीक से महादेवी वर्मा नहीं समझ पाई, इसलिए लिखती हैं कि मैं अपनी अनुभवहीनता के कारण, यानी मुझे तो अनुभव नहीं है, अनुभवहीनता के कारण उम्मीद कर रही थी, आशा कर रही थी कि बाद में हो सकता है सारे जीव जंतुओं में क्या हो जाए, मेल हो जाए, सब साथ में रहने लगे। अंत में 3-4 मास उपरांत मतलब बाद में एक दिन सवेरे जाकर देखा नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंख में छिपाकर बैठा था। तो वो एक बार देखती है जाके कि अपना पूंछ और पंख फैलाकर नीलकंठ इस प्रकार बैठा है जैसे एक दिन खरगोश के बच्चों को जब सांप ने हमला किया था तो उसको सारी रात उष्मा दे रहा था अपने पंखों में छिपाकर, वैसे ही प्रतीत हो रहा था कि वैसे ही वो बैठा है। मेरे पुकारने पर भी उसने न उठने पर संदेह हुआ। अब उसको बुलाती हैं लेकिन वो नहीं उठता है, तो महादेवी वर्मा को संदेह होता है, शक होता है, वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीज धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। अब वास्तव में नीलकंठ जो बैठा होता है आराम से पंख फूस फैला के, वास्तव में वो मर गया होता है। क्यों का उत्तर अब तक किसी को नहीं मिल पाया। उसको न कोई बीमारी हुई थी, न उसके रंग बिरंगे फूल
जैसे स्तबक शरीर पे किसी चोट का चिन्ह मिला था, ना उसे घायल हुआ था, ना उसे कोई बीमारी थी, लेकिन वो मर गया था। कैसे मर गया था महादेवी वर्मा को भी नहीं पता चलता है। महादेवी वर्मा उसको अपने शॉल में लपेट के संगम ले जाती हैं इलाहाबाद के, जहाँ पर गंगा की 20 धाराओं से प्रवाहित करती है, मतलब बहाती हैं। तब उसके पंखों की जो चंद्रिकाएँ थी, जो उस पानी में डालती उसके पंख, क्योंकि वो मृत हो चुका था, उसका पंख पूरी तरीके से फैल जाता है और मानो ऐसा लगता है कि गंगा का चौड़ा सा पार्ट, गंगा का एक चौड़ा सा हिस्सा विशाल मयूर के समान तरंगित हो गया। जैसे ही वो पानी में डालती हैं, एक चौड़ा भाग गंगा का जैसे लगता है कि मयूर बन गया है, यानी मोर बन गया है, तरंगित होता है, वैसा वो दिखने में लगता है। नीलकंठ के न रहने पर तो राधा निश्चेष से कई दिनों तक कोने में इधर उधर बैठी थी। नीलकंठ नहीं होता तो वो निश्चेष से, उसमें चेतना ही नहीं थी, मायूस होकर वो राधा इधर उधर बैठी थी। कई बार वो लौट कर आ गया था नीलकंठ, कई बार तो घर से भागा था लेकिन लौट कर आ गया था। तो इसी राह में, इसी प्रतीक्षा में दृष्टि लगाई रहती थी कि अब शायद नीलकंठ आ जाए। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वो प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी। कुब्जा क्या करती है, नीलकंठ को ढूंढती है और यहाँ वहाँ दौड़ती है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो बाहर निकल आती है। आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतर ही रही थी कि कजली नाम होता है फीमेल डॉगी का, जो महादेवी वर्मा ने पाल रखा था। तो एक दिन कुब्जा आम के शाखाओं से निकल रही थी, उतर रही थी नीलकंठ को ढूंढते हुए, तभी से उनकी आती है, डॉगी आती है महादेवी वर्मा के, जिसके नाम होता है कजली। तो स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर चोंच से प्रहार किया। अब कुब्जा का तो स्वभाव था ही सबको चोंच मारना, वो क्या करती है कि उस कजली पर प्रहार करती है अपने चोंच का। परिणामतः इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि कजली ने के जो 2 दांत थे उसकी गर्दन पे लग गए। इस बार उसके कलह कोलाहल और देश प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। इस बार अब कुब्जा को बचाया नहीं जा सकता था, यानी कुब्जा भी अब मर गई है। उस अल्सियन कुत्ती जो थी, यानी कजली के जो 2 दांत थे, उससे वो फिर मर गई है। उसका जो द्वेष प्रेम भरा जीवन था अब बचाया नहीं जा सकता था कुब्जा का। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जो 3 पक्षी, ये राधा और नीलकंठ और कुब्जा, इन तीनों ने जो इनको सीख दी है ना, पक्षी प्रकृति यानी पक्षियों के व्यवहार का, स्वभाव का जो भिन्नता। अब जैसे अभी तक मनुष्यों में ही द्वेष, प्रेम, ये सारी भावनाएं देखने को मिलती है, लेकिन ये सारी भावनाएं पक्षियों में भी होती है। द्वेष, घृणा करना, प्रेम करना ना, और तो इसी प्रकार पक्षियों में जो विभिन्नता थी उसका परिचय जो इन तीनों पक्षियों ने दिया है महादेवी वर्मा को। वो बोलती है कि वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुखीली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपने केका को तीव्रतर कर नीलकंठ को बुलाती रहती है। बोल रही है कि जब अब आषाढ़ में बादल, मेघाच्छन्न यानी बादल जब घिर आते हैं आषाढ़ के महीने में, तो वह झूले पे बैठ करके, कभी अशोक की डाल पर बैठ करके अपनी केका यानी अपनी आवाज़ से तीव्र करके, तेज करके नीलकंठ को बुलाती है कि शायद अब भी नीलकंठ आ जाए। तो इस पूरी कहानी में महादेवी वर्मा के रेखा चित्र में जितनी भी कहानी हम लोग हमने पढ़ा, तो इस कहानी को पढ़ने के माध्यम से जैसे लगता है कि हमारे सामने इन सारे पशुओं का, पक्षियों का एक चित्र उभर रहा है, और एक के बाद एक सारी घटनाएं घटती जा रही। किस प्रकार महादेवी वर्मा स्टेशन पे जाती हैं और इशारा करती हैं रुकने का उस चिड़ियाघर के दुकान के सामने, और किस प्रकार फिर बड़े मियाँ की भाषण में शुरू होती, वो लगातार बोलते हैं, चिड़ी मार की बुराई करते हैं कि उसने बेचा, ऐसे बेचा, फिर उनको उससे वो विशेषता बताता है तोते का। फिर महादेवी वर्मा उसे खरीद के लाती हैं, किस प्रकार फिर घर में उसकी देखभाल करती हैं, सब छोटे होते हैं तो, और फिर जालीघर में पहुँचाते हैं। जालीघर में अब नीलकंठ की जो चेष्टाएँ थी, उसका व्यवहार और उसकी विशेषताएँ थी, उसका वर्णन वो करती हैं कि किस प्रकार उसके मोर कलगी बढ़ना शुरू हुए, और किस प्रकार वो दाना खाता था, कमर टेढ़ी करके कैसे चलता था और गर्दन ऊंची करके चलता, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद कुब्जा का आना, फिर
फिर राधा को परेशान करना, नीलकंठ का इस प्रकार मृत्यु हो जाना, तो कितनी घटनाएं घटी और किस प्रकार महादेव वर्मा ने हमारे सामने भी प्रकृति के इस विभिन्नता को का ही परिचय दिया है कि पशुओं में भी कोमलता, भावना, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों ने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया। हम लोग अपनी अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।